जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस में। मैं हूं गौतम और शुरू करेंगे बेटा आज के सेशन को। और आज के सेशन में बेटा हमारे जो अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब वीडियोस की बात करेंगे, क्लासेस की बात करेंगे। और जैसे कि बेटा पीछे में एक प्रीवियस में वीडियो डाली थी आपकी शेयर से रिलेटेड, तो उसको आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बेटा आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की। और प्रथम क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, ये इट रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल and the method of applying those principles adopted by the enterprises in the preparation and presentation of financial statement is accounting method, accounting policies, accounting concepts या फिर accounting assumptions। तो क्या होना चाहिए बेटा इसका राइट आंसर, एक बार बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। अब यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो यहाँ पर बेटा आप लोग क्या देखेंगे कि सर जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड को अप्लाई करने की। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग मेथड की बात करें तो बेटा इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सी कैश बेसिस अकाउंटिंग करेंगे, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करेंगे, किस टाइप की अकाउंटिंग करना पसंद करेंगे। अगर बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग अजम्पशंस, यानी कि बेटा यहाँ पे बात की जाए किसकी, प्रिंसिपल्स की, किसकी बात की जाए बेटा यहाँ पे, अगर प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो आप ये देखेंगे सर कि अजम्पशंस जो हैं वो क्या रोल निभाती हैं आपका, कि सर जो हमारे पास अजम्पशंस हैं उसका एक रोल है क्या, कि सर अजम्पशंस में और में नॉट के बिहाफ पर चलती है, यानी कि हम उसको फॉलो करें या ना करें। जैसे कि आप देखते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, देखते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। वहीं अगर हम बेटा कॉस्टिंग की बात करें यानी कंसेप्ट की बात करें, तो कंसेप्ट क्या कहते हैं आपको, कि सर जहां पे हमने एक प्रिंसिपल बना दिया उस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मनी मेजर कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बेटा हमारी एजम्पशन नहीं है। अजम्पशन हमारे पास कितनी है, तीन है। वो क्या क्या, आपकी क्या कहते हैं बेटा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, आपकी आपकी कंसिस्टेंसी अजम्पशन और अक्रूवल अजम्पशन। यानी कि सर जैसे कि हम बात करें कंसिस्टेंसी अजम्पशंस की, तो वहां पर आप लोग देखते हैं कि भाई मेरी कंपनी क्या करती है, एक मेथड लगाती है बेटा फीफो और एक मेथड लगाती है लीफो। ठीक है, तो सर फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सर यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि आपकी कंपनी किस मेथड को लेके कंसिस्ट है, कंटिन्यूस को क्या करेगी, चलती रहेगी, या फिर आपकी कंपनी मेथड को चेंज कर लेगी। ठीक है, तो अजम्पशंस क्या है बेटा, आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मे और मे नॉट भी, लेकिन कंसेप्ट को आपको फॉलो करना ही करना होगा। फिलहाल यहाँ पर इन दोनों को लेके चलना हमारे लिए क्या कहलाता है, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाती है। ओके, डन है इतनी बात जी सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स regarding contingent liability in accounting statement is pursuant to convention of disclosure, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में बेटा मैंने आपको भी बताया, मनी मेजर कंसेप्ट की बात करें या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन की। देखो बेटा ये किसकी बात करता है, प्रोड्यूस कंसेप्ट की। प्रोड्यूस कंसेप्ट की बात करता है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि सर हम अपने एंटीसिपेटेड लॉसेस की बात करते हैं, यानी कि सर ऐसे खर्चे, यानी कि ऐसे लॉसेस जिसको हम क्या करते हैं, पहले से ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं। लेकिन कभी भी हम क्या करते हैं बेटा, अपनी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को लेके नहीं चलते, लॉसेस को लेके हमेशा चलते हैं। ठीक है, बात करें बेटा यहाँ पे किसकी, कंटीजेंट लायबिलिटी, तो ये आपका क्या है, कन्वेंशन यानी कि कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यानी कि सर फुल डिस्क्लोजर में हम बैलेंस शीट के फुट नोट में हम क्या करते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज को शो आउट करते हैं। और कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया बेटा कि मेथड हम जो फॉलो करते हैं जस्ट लाइक का लीफो एंड फीफो मेथड। ओके, डन है इतनी बात जी सर। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा यही है जिसको आप बोल रहे हैं क्या, डिस्क्लोजर, ऑप्शन नंबर ए। सर प्रीवियस क्वेश्चन, अरे भाई प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतनी बात जी सर। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assets purchased on credit, assets purchased on credit are recorded in the,
आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, या फिर सर नन ऑफ द अबव। यानी कि सर हमने असेट जो खरीदी है वो उधारी में खरीदी है, और जब हमने बेटा उसको उधारी में खरीदा है तो हमें कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। अब देखो बेटा ये कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, इस कंसेप्ट की बात करें सर, परचेज है और बात करिए परचेज बुक की। सर परचेज बुक्स में हम किसको लेते हैं सर, गुड्स को लेते हैं, ठीक है जी। सर सेल बुक्स में किसको लेते हैं सर, गुड्स को लेते हैं। सर कैश बुक के अंदर हम गुड्स को भी लेते हैं और असेट्स को भी लेते हैं, लेकिन सर वो तो किस में होनी चाहिए, कैश में या फिर बैंक में, है ना। या तो ट्रांजेक्शन कैश के अकॉर्डिंग की गई हो या फिर ट्रांजेक्शन सर बैंक के अकॉर्डिंग की गई हो तो ही रिकॉर्ड करेंगे। सर परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दी अबव। तो सर ये रिकॉर्ड होना कहाँ चाहिए था बेटा, ये रिकॉर्ड होगा आपके जर्नल प्रॉपर में। ये रिकॉर्ड कहाँ पे होगा बेटा, आपके जर्नल प्रॉपर में। अगर ऑप्शन में आंसर जर्नल प्रॉपर दिया होता तो आप जर्नल एंट्री को यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते। ओके, तो परचेज बुक और सेल्स बुक यानी कि हमारी होती है अदर बुक्स, और इन अदर बुक्स में कभी भी हम लोग क्या रिकॉर्ड नहीं करते, असेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते और कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। कैश बुक में हम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो आपकी गुड्स हो या फिर बेटा आपकी असेट्स हो। ओके, डन है इतनी बात, चलिएगा। तो यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ई, नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन के आ जाते हैं। कहता है बेटा क्या, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं? जी सर बिल्कुल होते हैं, इसमें क्या पूछने वाली बात है। चलिए, ऑल कैपिटल रिसीट्स ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? हाँ सर, ये स्टेटमेंट भी लगभग लगभग हमारे पास सही लग रही है। तो सर इस क्वेश्चन में है क्या, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या कि बोला गया है जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि सभी कैपिटल रिसीट ट्रांसफर होती है बैलेंस शीट में। हाँ सर ट्रांसफर तो होती है, लेकिन इसका कारण क्या ये है, नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना था कि ए और आर दोनों ठीक हैं, क्या वो उसका राइट एक्सप्लेनेशन है? ए और आर, ए ट्रू है आर फॉल्स है, ए फॉल्स है आर ट्रू है, या फिर सर दोनों ही सही हैं लेकिन ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ के हमने क्या लगा कि सर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सर ये इसके कारण थोड़ी ना हो रहा है, इसका कारण ये थोड़ी ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको नहीं, यहाँ पे हमारा क्या कारण है, नॉमिनल रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि ड्यूरिंग अ ईयर के होते हैं, एक साल के खर्चे होते हैं, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन सर यहाँ पर इसका ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। डबल कॉलम कैश बुक, देखो डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है, आप क्या रिकॉर्ड यहाँ पे बोलते हैं 2 कॉलम, ठीक है, क्या बोल दूं मैं इसको 2 कॉलम, या बोल दूं डबल कॉलम कैश बुक, या बोल दिया जाए 2 कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, अ डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, या फिर सर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जब हम 2 कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि सर हम 2 कॉलम बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर आपका वाउचर नंबर जे ऑफ, यहाँ पे क्या बनाते हैं कैश कॉलम, और एक सर हमारे पास क्या होता है बैंक कॉलम। और ये किसके लिए हो गया बेटा, डेबिट साइड के लिए। सेम किसके लिए बनता है फिर, क्रेडिट साइड के लिए। एम आई राइट? जी सर, जी सर। तो यहाँ पे बोला गया बेटा क्या क्वेश्चन में आपसे कि किसको रिकॉर्ड करता है, सभी ट्रांजेक्शन में बेटा उधार वाली ट्रांजेक्शन भी आ जाएंगी, तो यहाँ पे उधार वाली ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जी सर कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको सही आंसर समझ में आएगा। ओनली कैश ट्रांजेक्शन नहीं सर, बैंक ट्रांजेक्शन भी होगी, 2 कॉलम कैश बुक है। ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो सर यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके लिए हमने अदर बुक्स की बात करी थी पीछे अभी। तो नन ऑफ दी अबव तो यहाँ पे आंसर है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए क्या होगा, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट कॉलम की ओर बढ़ता हूँ।
अब लिखा है बेटा यहाँ पे क्या, इफ डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक, क्या बोलता है, इफ डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट का मतलब है बेटा ये क्या है, अंडर कास्ट है, क्या है बेटा ये अंडर कास्ट, अंडर कास्ट का मतलब क्या है, ये कम है, ठीक है, बाय 2000 रुपीज, वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इट विल बी, इसको मैं ऐड कर दूं बेटा पासबुक के बैलेंस में, ऐड कर दूं बैलेंस एज कैश बुक में, ऐड कर दूं बैलेंस ऑफ कैश बुक ओवरड्राफ्ट में, ऐड कर दूं बेटा बैलेंस एज पर पासबुक में, या फिर टू और मोर अबव, या फिर टू और मोर अबव, ठीक है बेटा, इतनी सी बात पूछी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो बेटा अगर डेबिट कॉलम कम है, ठीक है, अगर डेबिट कॉलम कम है तो आप लोग देखते हैं बेटा क्या करते हैं, दो तरीके से बनाते हैं, एक लिखते हैं प्लस आइटम और एक लिखते हैं बेटा माइनस आइटम, ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पर आपका लिखा होता है बैलेंस, अब यहाँ पे बोला क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, या पासबुक, या फिर ओवरड्राफ्ट, या फिर सर ओवरड्राफ्ट पासबुक, या फिर दो या दो से अधिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा अंडर कास्ट है, अगर मेरी कैश बुक कम है डेबिट कॉलम तो मैं कैश बुक को इंक्रीज करूंगा, और इंक्रीज करूंगा तो बेटा मैं ऐड करूंगा, क्या करूंगा, ऐड करूंगा, किसमें सर, बैलेंस एज पर कैश बुक में मैं क्या कर दूंगा, उसको ऐड कर दूंगा, अगर मैं कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि प्लस करूंगा। और अगर बेटा मैं अकॉर्डिंग चलता किसके, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, क्या चलता, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, तो भी मैं उसको क्या करता, वहां पर ऐड करता, ठीक है, तो भी मैं उसको क्या करता, ऐड करता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, टू और मोर, क्या हो जाएगा, टू और मोर हो जाएगा, ठीक है, डन है इतनी बात, जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉस ड्यू टू फायर इन अ फैक्ट्री इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, इंश्योरेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, या फिर सर फैक्ट्री अकाउंट में। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई फैक्ट्री में आपके क्या हो गया, आग लग गई और नुकसान हो गया, तो हम क्या बोलते हैं सर, गुड्स लॉस बाय फायर, क्या बोलते हैं, गुड्स लॉस बाय फायर की बात करते हैं। और जब गुड्स लॉस बाय फायर की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम लोग ये भी देखते हैं कि सर हमने क्या पता गुड्स को इंश्योर्ड करा रखा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बेटा जो गुड्स हैं वो 100% इंश्योर्ड हो, या फिर गुड्स क्या हो सर, ओनली 60% हो, या फिर सर जो गुड्स हैं वो क्या हो, 0% ही क्या हो बेटा हमारे पास इंश्योर्ड हो। तो जो भी कुछ बेटा अगर उस पर लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे, ठीक है, डेबिट कर देंगे। तो नॉमिनल रूल क्या कहता है बेटा, ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज आर डेबिट, ठीक है, ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिट। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे कि सर लॉस हुआ है फैक्ट्री में आग लगने से। चलिएगा गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर सर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी अकाउंट नहीं है। गुडविल का कौन सा अकाउंट होना चाहिए, जी सर बताइएगा एक बार क्या होगा इसका सही जवाब, जी चलिएगा, हाँ जी, तो क्या होना चाहिए बेटा इसका सही। अब देखो बेटा गुडविल अकाउंट की बात करें और नॉमिनल रियल पर्सनल तीन अकाउंट दिए मेरे पास, ठीक है, ये कौन सी अप्रोच है बेटा हमारी, पर्सनल, रियल, और एक की बात करूं तो बेटा क्या आएगा मेरे पास, नॉमिनल। यानी बेटा ये जो मेरी अप्रोच है ये मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच है, क्या है बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच है। और इस ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पर्सनल में बेटा हम तीन अकाउंट की बात करते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। रियल के अंदर बेटा हम बात करें तो रियल के अंदर हम दो चीज लेते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को। अब यहाँ पे आपसे गुडविल के बारे में पूछा गया है तो बहुत अच्छे से सभी जानते होंगे कि सर गुडविल हमारे लिए क्या है, सर गुडविल हमारे लिए इनटेंजिबल असेट है। गुडविल क्या है हमारे लिए भाई, इनटेंजिबल असेट्स है। और जब गुडविल हमारे लिए इनटेंजिबल असेट है तो सर ये किसका पार्ट होना चाहिए, सर रियल अकाउंट का। ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए क्या होगा, सर सही होगा। अब रियल अकाउंट क्या कहता है भाई, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट,
ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर ए। नॉमिनल जो आपका है बेटा, इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। मॉडर्न अप्रोच में आप कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, असेट्स और लाइबिलिटीज के नाम से इसको जानते हैं। अब नॉमिनल में बेटा हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, ठीक है ना, इन सभी चीज को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं गेन्स। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? ऑल इनकम एंड लॉस, ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिट। तो फिलहाल रियल की बात करें तो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी कि गुडविल क्या है सर? हमारे लिए रियल अकाउंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि भाई इससे रिलेटेड जो शेयर फॉरफिट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग क्या करेंगे? लिंक में जाके या फिर चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और आई थिंक सो वो आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम में। और ध्यान रखिएगा, शेयर फॉरफिट ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में आपको नजर आता है। ठीक है, चलिएगा, फिलहाल हम बात करें बेटा, आ कंपनी फॉरफिट 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ ₹4 शेयर वाज अनपेड, यानी 4 पे आपको नहीं मिले। एट व्हाट मिनिमम रेट पर शेयर दी शेयर कैन बी री इशू बाय द कंपनी। कंपनी कम से कम कितने शेयर्स पे इसको री इशू करे? ठीक है, कम से कम कंपनी को कितना पैसा यहाँ पर मिलना चाहिए? अब लिखा है, देखो बड़ा, शेयर था मेरे पास 10 रुपए का, 4 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए तो आपको मिले कितने बड़ा? 6 रुपए। आपको मिले कितने बड़ा? 6 रुपए। और ये 6 रुपीज आपने बड़ा 6 रुपए 6 रुपीज फॉरफिट कर लिए, यानी कि सर जब्त कर लिए। और जब आपने बड़ा जब्त कर लिए हैं तो अब सर मैं जब शेयर को री इशू करूंगा तो मेरे पास सर शेयर है कितने का? 10 रुपए का। और सर इस 10 रुपए में से अगर मैं मैक्सिमम का लॉस अपना माइनस कर दूं कि सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे को 6 रुपए मिल चुके हैं, तो अगर मैं 6 रुपए हटा दूं तो कंपनी कितने रुपए में शेयर इशू कर सकती है? सर 4 रुपए में। कितने में री इशू कर सकती है? सर 4 रुपए में कंपनी री इशू कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारे लिए क्या होता? राइट आंसर हो जाता। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कंपनी बोले शेयर री इशूड एट फुल्ली पेड अप ना बोल के, यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो मैंने फुल्ली पेड अप माना है। अगर वो बोले कि नहीं भाई कंपनी मेरे शेयर क्या है? फुल्ली पेड अप नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो सकता है? बदल सकता है। ओके, डन है मेरी बात? तो यहाँ पे बेटा आंसर कितना आएगा आपका? 4 रुपये। कितना आएगा? 4 रुपये आएगा। ओके, डन, क्लियर। चलें आगे की ओर बढ़े। जी सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, आगे चलते हैं। लिखा है बेटा, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको लोगों को लेके आता रहता हूँ काफी बार, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू द प्रोस्पेक्टस। नहीं सर, प्राइवेट कंपनी को तो अलाउड ही नहीं है कि वो क्या करे? प्रोस्पेक्टस इशू करे। ठीक है, प्राइवेटली सर वहां पे क्या किया जाता है? पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। चलेगा, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द कॉल्स इन एडवांस द बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज डेबिटेड। जब बेटा आपको देखते हैं कि पैसा आपको एडवांस में मिलता है, जब पैसा आपको एडवांस में रिसीव होता है तो भैया एडवांस में रिसीव हुआ है तो आप क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्योंकि सर जब हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे कब? जब हम उस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर सर हमें क्या करना है? पैसा रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ये सर रिवर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? रिवर्स लिखा हुआ है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन फिक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ सर, ये बात तो सही है कि प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। द लमसम अमाउंट कैन नॉट बी रिसीव ऑन शेयर। नहीं सर, बिल्कुल भी रिसीव कर सकते हैं। कैन नॉट क्यों लिखा है? तो डी स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। तो ओनली बेटा ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या था आपके लिए? सही जवाब था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिबेंचर आर री इशू एज अदर देन कैश, द नंबर ऑफ डिबेंचर विल बी कैलकुलेटेड एज परचेजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ऑफ शेयर फेस वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू, इशू प्राइस, या फिर सर नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, एक बार बताइएगा। हाँ जी जी, चलिए ओके डन। तो कह रहा है सर फेस वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, या फिर इशू प्राइस। अब देखो बेटा, आपकी कंपनी का कोई भी जब हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं या फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स, क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर बोलो बेटा या फिर नंबर ऑफ शेयर बोलो, दोनों का तरीका क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लिखते हैं सर, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर बोलता हूं मैं क्या बोलता हूं बेटा, वैल्यू ऑफ शेयर। सर वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब बेटा ये है कि अगर मैंने इसको पार पे दिया है तो मैं पार से डिवाइड करूंगा, अगर मैंने इसको प्रीमियम पे लिया है तो प्रीमियम पे लूंगा, अगर मैंने बेटा इसको डिस्काउंट पे लिया है तो डिस्काउंट पे लूंगा। जी हाँ, डिवेंचर में तीनों चीज हो सकती हैं, प्रीमियम भी हो सकता है, पार भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा आपके शेयर्स के केस में नहीं। ओके जी, क्लियर है इतनी बात? जी सर। तो आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, इशू प्राइस, जिस प्राइस पर भी आपने इशू किया होगा उस प्राइस से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। डन? जी सर। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है व्हेन ऑल डिवेंचर आर रिडीम द बैलेंस लेफ्ट इन डिवेंचर सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड माने क्या होता है बेटा, आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्या होता है बेटा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट या सिंकिंग फंड रिजर्व। उसको ट्रांसफरेबल कहाँ होगा बेटा, डिवेंचर्स के अकाउंट में, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, या फिर जनरल रिजर्व में। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, एक बार बताएं। जी सर, जी सर, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो यहाँ पे बेटा देखा जाएगा कि सर जो राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए सर जर्नल रिजर्व। क्या होना चाहिए बेटे, जर्नल रिजर्व। यानी कि सर जो हमारे पास सिंकिंग फंड अकाउंट में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में बैलेंस बचता है, उस बैलेंस को आप लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके जी, डन है इतनी बात? हाँ जी, चलिए। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस इज रिटर्न इन दी ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो भाई किस प्रकार के जो आपके पास एक्सपेंसेस हैं उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एक बार बताइएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर बच्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका सही जवाब, बताइएगा। ओके, अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि जो मेरे पास क्या है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है बेटा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जिसको आप फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर बेटा हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फाइनल अकाउंट अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की, ठीक है, बात करें किसकी बेटा, सोल ट्रेडर की। और यहाँ पर आते हैं बेटा हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा जो आपके खर्चे डायरेक्टली बिजनेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि सर ये हमारे क्या है, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट खर्चे। तो इसको बेटा हम लिखते क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा बेटा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, या फिर बेटा मैं ऐसे बोलूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये खर्चे बेटा हमें कहाँ दिखाई देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देते हैं। कहाँ नजर आते हैं ये खर्चे हमें, सर ये खर्चे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नजर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा आपको, सर क्वेश्चन में हमें दिया है कि कौन से खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा हमारे पास क्या होगा,
राइट आंसर कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके चलिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बेटा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ फर्म डिसॉल्व, when a firm dissolve, profit or loss on realization is shared by the partners equally in their capital balances, in their profit sharing ratio, या फिर अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल। अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब बताइएगा जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए बेटा रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, और जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, या हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है बेटा हमने क्या सीखा है सर, वो नेचर होता है रियल कम नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्या होता है, रियल कम नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पर बेटा इसमें जो आपका या तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, या फिर बेटा हमारे पास क्या आता है लॉस, या फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट, या फिर आता है हमारे पास लॉस। तो प्रॉफिट हो या फिर बेटा हमारे पास लॉस हो, दोनों को ही हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दिया है कि भाई कैपिटल रेशियो में होना चाहिए, तो वो भी क्या एक तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बात करें बेटा लेट डाउन इन द गार्नर वर्सेस मरे रूल, तो गार्नर वर्सेस मरे रूल के केस में जो डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, जो डेफिशिएंसी होती है किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी की वजह से, उस इंसॉल्वेंसी को बियर करने के लिए हमने एक रेशियो निकालते हैं, ठीक है, गार्नर वर्सेस मरे रूल के अकॉर्डिंग, उसको हम बियर करते हैं अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल। अदरवाइज अगर नॉर्मली हमारे पास रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, लॉस है, तो दोनों को ही हम लोग किस में डिवाइड करेंगे सर, दोनों को ही हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा है बेटा करंट रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये करंट रेशियो जो है बेटा आपका शॉर्ट टर्म है, ठीक है, क्या है बेटा ये शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग है। तो करंट रेशियो का आंसर यहाँ पर आई थिंक सो सभी को पता होगा कि सर जो करंट रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज के अपॉन में चलता है। ठीक है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी रेशियो। डन है मेरी बात जी सर। चलिएगा आई थिंक सो समझ में आया होगा बेटा। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी, चालू संपत्तियों को बेटा हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज से, और इसका आइडियल रेशियो हमेशा क्या होता है बेटा 2:1। इसका आइडियल रेशियो क्या होता है बेटा हमेशा 2:1। क्लियर है इतनी बात। तो डेट अपॉन में करंट रॉन्ग हो गया सर, इक्विटी रॉन्ग हो गया, ये वाला मेरे लिए सही हो गया, और फिक्स असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी तो कोई है नहीं। अगर फिक्स असेट्स को मैं डिवाइड कर देता बेटा, ठीक है ना, जैसे मेरे पास होती नेट सेल्स, क्या होती नेट सेल्स को अगर मैं फिक्स असेट्स से डिवाइड कर देता तो मेरे पास क्या आ जाता, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो आ जाता। लेकिन यहाँ पे वो पूछा नहीं गया है, करंट रेशियो पूछा गया है, तो करंट रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ओके जी, डन है इतनी बात, क्लियर है जी सर। चलिए तो बेटा आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक के लिए आपको बने रहना है शिक्षा मित्र क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप इसी सिलसिले को आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।